जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं श्रीकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम बर्ड एकेडमी पर। बच्चों, आज हम लोग जो है वो अनसॉल्व का चौथा सेट जीके 2022 का सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है का पार्ट क्रिस्टल तंत्र में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा हैं तो बराबर लेकिन 90 अंश के नहीं है। तो ऐसा कौन सा क्रिस्टल होता है जिसमें ए बी सी बराबर होते हैं परंतु अल्फा बीटा गामा 90 अंश के नहीं होते हैं लेकिन वो आपस में बराबर होते हैं? तो वो क्रिस्टल तंत्र है रोम्बोहीड्रल। रोम्बोहीड्रल क्रिस्टल में ए बी सी बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर तो होते हैं परंतु 90 अंश के नहीं होते हैं। इसके बाद जो खा पार्ट है, निम्न में से किस 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? तो देखिए, इसमें सोडियम क्लोराइड दिया गया है, यूरिया दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट दिया गया है और ग्लूकोज दिया गया है विकल्प में। चूंकि हिमांक जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म है, तो अणुसंख्य गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हम किसी को जल में घोलेंगे इनमें से तो किसका आयनन अधिक होगा या किसके अणुओं की संख्या अधिक होगी। ये बात अगर हमें पता लग जाए तो जैसे हम देखें, सोडियम क्लोराइड को अगर हम जल में घोलेंगे तो इसके अणुओं की संख्या 2 हो जाएगी, यही Na+ और Cl- में ये टूट जाएगा। ठीक है। यूरिया का जलीय विलयन में कोई आयनन नहीं होगा, यूरिया एक ही यूरिया ही रहेगा। उसके बाद जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में भी वही स्थिति है, ग्लूकोज का भी आयनन नहीं होगा। इसके बाद पोटेशियम सल्फेट K2SO4, तो 2K+ और SO4-, ये जो है जब जल में घोला जाएगा तो इसके 3 आयन बनेंगे, 2 पोटेशियम के और 1 सल्फेट का आयन। इसका मतलब ये हुआ जाके कि सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या इसमें हो जाएगी, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट इसी में हो जाएंगे, पार्टिकल्स। तो सर्वाधिक हिमांक किसका न्यूनतम होगा? पोटेशियम सल्फेट का। तो राइट आंसर है पोटेशियम सल्फेट। अब तीसरा क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वेग स्थिरांक जो होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसका राइट आंसर है बढ़ेगा। निम्न में से कौन मोनोसैकराइड है? मोनोसैकराइड वो होते हैं जिनके जल अपघटन से और छोटे अणुओं में वो वियोजित नहीं होते, यानी कि जिनका हम जल अपघटन नहीं कर सकते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है वो मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। तो देखिए, लैक्टोज तो बड़ा अणु है, बहुत सारे मोनोसैकराइड्स के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। स्टार्च के जल अपघटन से भी बहुत सारी मोनोसैकराइड्स यूनिट्स प्राप्त होते हैं। माल्टोज में भी वही स्थिति है। परंतु अगर हम देखें तो फ्रक्टोज एक ऐसी शर्करा है जो सबसे छोटी इकाई है और इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, तो यही एक मोनोसैकराइड है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो फ्रक्टोज होगा। अब पहले का डा पार्ट है, जब एस्टिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो देखिए, एस्टिक अम्ल को हम P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो एस्टिक अम्ल के 2 अणु हम ले रहे हैं। एस्टिक अम्ल को इस तरीके से लिखा और इसको हम इसका मिरर इमेज की तरीके से एक बार ऐसे लिख ले रहे हैं। ये भी एस्टिक अम्ल है और ये भी एस्टिक अम्ल है। जब P2O5 के साथ हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से जल का एक अणु निकल जाएगा, यहाँ से जल का एक अणु निकल जाएगा तो आपका बनेगा CH3COOCO CH3+H2O। इसको अगर हम देखें तो ये CH3CO का होल ट्वाइस O है, CH3CO का होल ट्वाइस O। इसको एस्टिक एनहाइड्राइड कहते हैं और ये आपका ऑप्शन होगा पहला वाला सही। एस्टिक अम्ल को जब P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो एस्टिक एनहाइड्राइड बनता है। उसके बाद इसका जो चा पार्ट है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है?
तो किसी भी एमाइड को एमीन में बदलने के लिए हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से देख लीजिए, ये जैसे आपका CH3CONH2, ये एस्टामाइड है CH3CONH2, इसकी ब्रोमीन व NaOH से अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिएगा CONH2 का हो जाएगा NH2, CH3NH2, ये हमें मैथिलअमीन मिल गया, +2 NaBr + Na2CO3 और +H2O। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें एमाइड का जो कन्वर्जन होता है वो एमीन में जो होता है वो हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, एमाइडों का अमीनों में परिवर्तन हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। अब है दूसरे का पार्ट, क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो अंतर आणविक बलों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आणविक ठोस। आणविक ठोसों को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध आवंटित। देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस जैसे I2 है तो इनके अणुओं के बीच में दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल, परिक्षेपण बल या लंदन बल होते हैं, दुर्बल बल होते हैं इनके बीच में। दूसरा है ध्रुवीय, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनते हैं, जैसे HCl है तो इसमें एक पर प्लस आवेश होता है और एक पर माइनस आवेश होता है, तो दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये ध्रुवीय बंध होते हैं, इनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल होते हैं। हाइड्रोजन बंध वे होते हैं जिनके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन बंध जिनके बीच में पाया जाता है वो हाइड्रोजन आबंधित होते हैं, जैसे H2O। इसके बाद है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में कूलाम्बिक बल पाए जाते हैं, जैसे NaCl, तो ये विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनके बीच में कूलाम्बिक फोर्सेस होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं धात्विक। ये जो धातुएं होती हैं जैसे आयरन है, इनमें जो है जो धातु धनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धसे रहते हैं, जैसे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब इनके बीच में धात्विक बंध पाए जाते हैं। चौथा है सहसंयोजक बंध। और देखिए ये जो आयनिक ठोस होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं जलीय अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। धात्विक ठोस धातुएं तो सभी विद्युत के सुचालक होती हैं, लेकिन जो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं जैसे हीरा या ग्रेफाइट, ये बृहद अणु होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं, इनके बंध बहुत ही ब्रिटल और हार्ड होते हैं, साथ ही ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन, इसके ये 4 प्रकार हैं जिसमें से आणविक ठोस के 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न जो है वो है राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। तो राउल्ट ने ये बताया था कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी P0 माइनस PS बटे P0 इज इक्वल टू स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहाँ P0 क्या है, P0 ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS विलयन में विलायक का वाष्प दाब, ये है विलयन में विलायक का वाष्प दाब। N विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूल, और कैपिटल N है विलायक के मूल। और ये चीज जो है ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और ये है विलेय का मूल प्रभाज। तो राउल्ट ने ये बताया था कि विलयन में विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के
बराबर होता है। उसके बाद इसकी इन्होंने सीमाएं बताई। पहला जो इन्होंने बताया कि ये जो है केवल अवाष्पशील विलेय के विलयनों पर लागू होता है, यानी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला गया है तो ये काम करेगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है वो जल के अणुओं या विलायक के अणुओं के साथ कोई क्रिया नहीं करना चाहिए, यानी रिएक्शन ना हो जाए उसकी। और तीसरी सीमा इन्होंने जो बताई थी वो ये थी कि किसी भी विलेय का, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ तुमने घोला है विलयन में, उसका आपस में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अणु आपस में जुड़ ना जाएं या वो वियोजित ना हो जाए। तो ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। अब इसका गा पार्ट है, कोलराउस के नियम को समझाइए। तो कोलराउस ने ये बताया था कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता जो होती है लैम्डा m इन्फिनिटी, वो उसमें उपस्थित धनायनों, जितने भी धनायन हैं, और ऋणायनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मान लीजिए उसमें जो धनायन हैं उनकी संख्या न्यू प्लस है और उसकी मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिटी प्लस है, और प्लस ऋणायन है वो न्यू माइनस है, और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी उनकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है, जहाँ पर न्यू प्लस व न्यू माइनस जो है वो धनायनों और ऋणायनों की संख्या है। इसे कोलराउस का नियम कहते हैं। अब इसके अनुप्रयोग की बात करी जाए तो इसका पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता इसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है। दूसरा इसका अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरा जो इसका अनुप्रयोग है वो ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक इसके द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चा। इसके बाद है बच्चा अगला क्वेश्चन, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर बताने हैं उदाहरण के साथ। तो देखो वास्तविक विलयन क्या होते हैं? वास्तविक विलयन वे होते हैं जो समांगी होते हैं, मतलब जिनमें विलेय और विलायक के कणों का आकार समान होता है, यानी कि विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। जो कोलाइडियल विलयन होते हैं वो देखने में तो समांगी लगते हैं लेकिन होते वे समांगी हैं। उनमें विलेय और विलायक के कणों का आकार अलग अलग होता है, और जो विलेय पदार्थ होते हैं उनके कणों का आकार 1 मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर के बीच में होता है। दूसरी चीज, जैसे जो वास्तविक विलयन होते हैं अगर उनको आप विसरित कराएंगे तो वो सुगमता पूर्वक विसरित करेंगे, यानी गमन कर जाएंगे आसानी से चर्मपत्र झिल्ली के द्वारा। लेकिन जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो चर्मपत्र झिल्ली के द्वारा सुगमता पूर्वक गमन नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी वजह से वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। जबकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होने की वजह से वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब अगर उदाहरण की बात करी जाए तो जैसे चीनी को जल में घोलते हैं तो हमें वास्तविक विलयन प्राप्त होता है, और स्टार्च, गोंद या सरेस को अगर हम जल में घोलते हैं तो हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। अब अगला प्रश्न है तीसरे का। इसमें इन्होंने पूछा है कि एक घनीय क्रिस्टल है जो 2 तत्वों ए और बी से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने बताया है कि घन के कॉर्नर्स पे ए है और उसकी सरफेसेस पे बी है, तो उसका सूत्र आपने ज्ञात करना है। देखिए जैसे घनीय क्रिस्टल होता है जो, उसको अगर हम देखें तो इनका कहना ये है कि उसकी कॉर्नर्स पे ए है। ए कहाँ पर है? कॉर्नर्स पे है। ये कहाँ है? ए है। तो ए, एक यूनिट सेल में ए के कितने तत्व, इतने कितनी संख्या होगी ए के कणों की? तो ए की संख्या अगर निकाली जाए तो हमें पता है कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे 1/8 हिस्सा रहता है। तो 1/8 और कितने कॉर्नर्स हैं? अगर हम देखें तो 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 का गुणा कर देंगे तो ए का आ जाएगा 1। और बी कहाँ है? सरफेसेस पे, इस पे ये हो गया, इस पे ये हो गया, इस पे, इस तरीके से 6 फेसेस हैं और प्रत्येक फेस पे एक बी है। तो
तो जो बी यानी जो फेस पे जो कण होता है वो 2 यूनिट सेल्स में डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 1 यूनिट सेल में आधा हिस्सा जाएगा। तो बी की संख्या अगर हम निकालें तो वो हो जाएगी जाके 6 गुणे 1/2 यानी कि 3, अर्थात ए है 1 और बी है 3। तो इसका सूत्र हो जाएगा, आणविक सूत्र A/B है आपका 1/3। तो AB3 इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। तीसरे का खा पार्ट है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो पहला है K3CrC2O4 का होल थ्राइस। तो सबसे पहले धनायन लिखते हैं। तो धनायन है पोटेशियम। उसके बाद ऋणायन लिखते हैं। तो ऋणायनों में ये कम्प्लेक्स ऋणायन है, तो इसमें सबसे पहले हम लिगैंड को लिखेंगे। तो ये C2O4 को ऑक्जिलेटो पढ़ते हैं। तो ऑक्जिलेटो 3 है, तो ट्राई ऑक्जिलेटो और Cr को क्रोमेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो K की होगी +1, तो +3 हो गई। Cr की हम मान ले रहे हैं X, और ऑक्जिलेट की कितनी होती है -2, तो 3 2 जा 6 = 0। तो X = आ जाएगा +3। तो इसकी लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd लिख दी जाएगी। ठीक है, अब है दूसरा CONH3 का होल 5CO3 और Cl। तो इसमें कम्प्लेक्स धन आयन है, तो पहले धन आयन का नाम लिखा जाता है। तो धन आयनों में लिगेंड्स का पहले लिखेंगे। तो लिगेंड्स में भी अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। तो एमीन पहले आएगा, तो 5 अमीन है, पेंटाएमीन। CO3 को लिखेंगे कार्बोनेटो, पेंटामीन कार्बोनेटो, कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो CO की हो गई X, प्लस अमीन की हो गई 0, अमोनिया की 0 होती है, और CO3 की हो गई -2 और Cl की -1 = तो X बराबर आ जाएगा +3। तो इसको लिखेंगे कोबाल्ट 3rd, और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, ऋणायन क्लोराइड। तो क्लोराइड, राइट। ठीक है, अब जो गा पार्ट है, न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और ये आनुवांशिकता का संवहन करते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं के संवाहक होते हैं। अभी तक हमें जो न्यूक्लिक एसिड पता है वो 2 पता है। एक तो DNA है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये केंद्रक में पाया जाता है, और दूसरा है RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आपका जो है पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लिक अम्ल हो गया। इसके बाद है P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, उन्हें P ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में 3rd A से लेके 0 ग्रुप के तत्व, यानी कि 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 0 ग्रुप के तत्वों को P ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंतिम या जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंतिम कोश के P उपकोश में प्रवेश करते हैं, लास्ट सेल के P सबसेल में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें P ब्लॉक के एलिमेंट
कहा जाता है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2 NP 1 से लेकर 6 तक, और इससे पहले के सभी कोष इनके पूरे भरे हुए होते हैं। पी ब्लॉक तत्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंतिम या संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कोष के पी उपकोष में प्रवेश करते हैं और उससे पहले के सारे कोष पूरे भरे हुए होते हैं। तो बच्चों, इसका जो भी आज हमने जितना भी सॉल्व कराया है वो सारा हमने सॉल्यूशन बना के एक PDF फाइल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है। अगर आप वीडियो देखिए और सॉल्व किस तरीके से लिखा किस तरीके से जाएगा उसको देखना चाहते हो तो आप लिंक पे जाइए, लिंक को खोलिए और आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो आज के लिए यहाँ तक पर्याप्त है। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के साथ, आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।